कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास अगर कोई भी सवाल हो तो हमें पूछे 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रवि देवराय, हेड ऑफ रिसर्च एंड फंड मैनेजर है कुंवरजी ग्रुप से, और साथ ही बीरेन वकील साहब हैं, कमोडिटी कंसल्टेंट, पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले लेकिन बात आज कच्चे तेल की कर लेते हैं। एक उतार चढ़ाव भरा आज कारोबार दिख रहा है, लेकिन एक रेंज में हो रहा है। 2 दिनों में 9% टूट चुका है। जून की ऊंचाई से 30% तक दाम कम हो चुके हैं। क्या लग रहा है बीरेन सर, यहां से और गिरावट आपको दिख रही है क्रूड में, या एक बाउंस बैक की उम्मीद करें अब? हल्की हल्की गिरावट है। अप्रैल में नाइमेक्स की बात करें तो 135 का रेट था, जो अभी 84-85 पे आया है। मेजर डिमांड डिस्ट्रक्शन खास करके चाइना में करीबन 35 सिटीज़ में लॉकडाउन है। यूरोप में सीवियर डिमांड डिस्ट्रक्शन लग रहा है, क्योंकि गैस के भाव, बिजली के भाव काफ़ी ऊपर है। कल एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें शायद पावर फ्यूचर्स, इलेक्ट्रिसिटी वायदा कारोबार पे रोक शायद लगाई जाए। तो बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट है जो डिमांड साइड की वरी बनाई हुई है। सप्लाई की कटौती जो हुई ओपेक की, वो काफ़ी टोकन कटौती है, मीन्स छोटी कटौती है। उसके सामने डिमांड का लॉस है वो काफ़ी बड़ा है। शायद धीरे धीरे मार्केट एकदम स्लोली मे बी 75-80 टेस्ट करेगा। नीचे और भी ज़्यादा, अगर कोई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं आया तो और भी नीचे जा सकता है। ओके, आपको क्या लग रहा है रवि जी क्रूड में? जरूर से इमीडिएटली जो फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं उसमें पर्टिकुलर, जैसे बीरेन जी ने बात की, मेजर मार्केट का जो फोकस है वो कल ईयू की मीटिंग है और इसमें प्राइस कैप के रिलेटेड वो लोग कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। तो अगर कुछ ये मीटिंग में निकल के आया तो मेरे हिसाब से सेंटिमेंट नेगेटिव होगा। साथ में आज ईसीबी की मीटिंग भी है, साथ में आज फेडरल रिजर्व चेयर की स्पीच है, तो काफी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रख के अभी चलना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 6600 के ऊपर अभी प्राइसेस चल रहे हैं। अगर कोई उछाल 6650, 6670 के अगर मिलता है तो एक बार बिग वाली का मौका ढूंढना चाहिए। डाउन साइड 6500 तक के सपोर्ट तक आ सकता है। 6750 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता ट्रेंड नेगेटिव है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा ध्यान रखें, इतने करेक्शन के बाद वोलेटिलिटी हो सकती है, तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। ओके, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। वोलेटाइल मार्केट है, किसी भी तरफ का मूव आगे भी आपको दिख सकता है। चांदी आज अच्छी तेजी दिखा रही है, 54,500 रुपए के बेहद करीब है। बीरेन सर, क्या इन स्तरों पर कैसी लग रही है चांदी आपको? सिल्वर में एक एंट्री ट्रेंड है, वो थोड़ा तेजी का है, क्योंकि फिजिकल मार्केट में शॉर्टेज वाली बात है। फिजिकल सिल्वर में 15-20 सेंट के प्रीमियम चल रहे हैं अभी। इंडिया की डिमांड, इंडिया की इंपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है ये साल, और आगे फेस्टिव सीजन भी है। तो ये देखते हुए सिल्वर में जो करीब हाल अभी का जो भाव है 54,500, 55,000 का, उसमें यहाँ से हम 2-3 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी 2-3 वीक में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ सवाल जवाब की। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? 1.5% से ज़्यादा ऊपर है। एमसीएक्स का सबसे तेज़ काउंटर है कॉपर। क्या करें रवि जी? कॉपर में 648 के आसपास है, 647.6। जरूर से थोड़ा बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। थोड़े ही टाइम में देखें तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम 10-15 मिनट में ये 6 रुपया ऊपर आ गया, तो थोड़ा बहुत गिरावट की वेट करें। 642, 643 के करीब आता है तो एक बार उसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। अपर साइड पहला टारगेट मेरा 651 का रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 655 तक के लेवल एक्सटेंड किए जा सकते हैं। डाउन साइड 637 का स्टॉप लॉस लगा के बाय पोजीशन बनानी है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि ध्यान रखें, आज इवनिंग में 3 बड़े डेटा है। एक तो 5:45 बजे ईसीबी की मीटिंग, 6:15 बजे ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 6:40 को फेडरल चेयर की स्पीच। तो तीनों जो इवेंट है उसमें वोलेटिलिटी भारी रहेगी, तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। बट मुझे लग रहा है कि जैसे आपसे फंडामेंटल प्लेस है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए बाइंग का ट्रेड करना है। चलिए अब कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। मनीषा जी हैं पलवल से, ये जिंक पर जानना चाह रही है मनीषा जी कि जिंक में शाम के सत्र में क्या करना चाहिए। स्टॉप लॉस भी पूछ रही हैं।
सर जिंक पर क्या सलाह देंगे आप बीरेंद्र सर? जिंक में सेटअप थोड़ा अपसाइड का रहेगा। करंट लेवल जो है तो इसकी रेंज में 278 से 289 तक की मान रहा हूँ। यहाँ करंट लेवल पे इंट्राडे के हिसाब से अगर बाय करना है तो 282 पे बाइंग, 279 का स्टॉप लॉस और 287 288 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। यूजुअली अभी का जो मार्केट है उसमें स्ट्रिक्टली इंट्राडे के बदले जो लोग 5-7 दिन की टाइम फ्रेम से काम करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा बेटर सेटअप है। अगले दर्शक हमारे साथ मयंक गुप्ता हैं यूपी से। कॉपर और जिंक में क्या ट्रेड लेना चाहिए, इनका सवाल है। रवि जी क्या सलाह देंगे कॉपर और जिंक में मयंक गुप्ता को? कॉपर में ऑलरेडी हमने बात कर दी, इस हिसाब से बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी लगा के मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए। जिंक में भी जैसे आगे बीरेंद्र ने बात की, मुझे भी लग रहा है कि काफी करेक्शन के बाद एक शॉर्ट कवरिंग वहां पे ड्यू है। एंड अगर जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स हायर लेवल से नीचे आया है, अगर ये 109 के नीचे प्लेस हुआ तो जिंक में भी और यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिल सकते हैं। अभी हम डिमांड की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से एनर्जी इश्यू एंड जिस हिसाब से कल ईसीबी एंड यूरोजोन की अहम बैठक है, उसके पहले लग रहा है कि जो मेटल्स है वहां पे सप्लाई का भी हमें ध्यान रखना है। अगर कुछ एनर्जी रिलेटेड सॉल्यूशन नहीं आता तो सप्लाई में भी दिक्कत हो सकती है। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी लगाए। 283 के करीब प्राइस चल रहा है, 282 के करीब बाय करें, 279 का स्टॉप लॉस एंड 288 तक एक लिमिटेड टारगेट वहां पे देखने को मिलने चाहिए। तो चलिए ये भी हुए आपके लिए कॉपर और जिंक में दोनों में ही बाइंग की सलाह है लोअर लेवल पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्री मार्केट की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले खाने के तेल की बात करते हैं एग्री मार्केट में, जहां पर लगातार नरमी देखने को मिल रही है। रिटेल में भी दाम धीरे धीरे कम अब हो रहे हैं। सोया तेल के दाम महीने भर में 15% से ज़्यादा कम हो चुके हैं। सरसों की बात करें तो हफ्ते भर में 5.5%, महीने भर में 6% से ज़्यादा की कमी आ चुकी है। पाम तेल में भी हफ्ते भर में, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीब करीब 11% तक की गिरावट आ चुकी है और महीने भर में मलेशियाई पाम फ्यूचर्स 15% तक सस्ते हो चुके हैं। क्या है इस गिरावट की वजह और आगे क्या दाम और कम होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता साहब हैं, ईडी हैं, सी के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। सर स्वागत है। सबसे पहले क्या लग रहा है सर, खाने के तेल के दाम अब और कम होंगे यहाँ से? मेहता जी सर आपसे मेरा सवाल है, खाने के तेल के दाम अब और कितने कम हो सकते हैं यहाँ से? शायद उनके लाइन में कुछ दिक्कत है। बीरेंद्र सर आपसे ही मेरा सवाल होगा, आपको लग रहा है कि खाने के तेल की कीमतों में आगे और नरमी आपको दिख रही है यहाँ से? यहाँ से यहाँ एक तो फ्यूचर्स मार्केट नहीं है तो प्राइस सिग्नल नहीं है, बड़ा सा ओपेक मार्केट है ये ओटीसी मार्केट होने के कारण। बट ग्लोबल क्यूज अगर पकड़े, शिकागो सोयाबीन ऑयल या मलेशिया पाम ऑयल, तो सप्लाई साइड की वरी काफ़ी कम हो चुकी है। मीन्स सप्लाई गलट यानी ज़्यादा माल की चिंता ये है। खास करके जो चाइना का जो लॉकडाउन है उसके हिसाब से वहाँ भारी मात्रा में डिमांड डिस्ट्रक्शन है। चाइना की बाइंग भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर रही है। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो इसमें अपसाइड की गुंजाइश है, बट लॉकडाउन खुले तो क्या लग रहा है पाम तेल और बाकी खाने के तेल की कीमतों में क्या लग रहा है रवि जी? डेफिनेटली जो प्राइजेस में आउटलुक है उसमें पर्टिकुलर पाम ऑयल के अलावा मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सोया ऑयल में करेक्शन ड्यू है, क्योंकि सोया ऑयल में अभी इतना ज्यादा करेक्शन आया नहीं जितना पाम ऑयल में आया है। पाम ऑयल की जो सप्लाई रिलेटेड जो पहले इश्यू थे वो अभी उसके लिए कंसर्न बन चुके हैं। एंड पर्टिकुलर जो मलेशिया ने बीच में एक्सपोर्ट बंद करके जो रिज्यूम किया और सप्लाई का जो अभी रिस्टोरेशन हुआ तब डिमांड कमजोर हुई, तो मेरे हिसाब से ये डिमांड सप्लाई का एक बड़ा रिंगिट हुआ। एंड पर्टिकुलर बात करें तो आगे जाके ऐसा लग रहा है मुझे कि प्राइसेस में 800 के नीचे सस्टेनेबिलिटी मुझे थोड़ी कम दिख रही है पाम ऑयल में। तो अगर कोई फिजिकल ट्रेडर है, क्योंकि वायदा में ये अवेलेबल नहीं है, तो अगर हमारे मार्केट में ये 800 के करीब मिल जाता है तो वहां पे थोड़े 2 से 3 महीने के आउटलुक के साथ एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मैं उसको खाने के तेल के से ज्यादा फंडामेंटल में एनर्जी सोर्स के और ज्यादा दूंगा। और मुझे लग रहा है कि आगे जाके 920 940 तक के लेवल्स आपको 2 से 3 महीने में फेस्टिविटी जब लूनार की बाइंग आएगी मार्केट में, तब तक आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है।
तो ये भी हुआ है खाने के तेल को लेकर रवि जी का। कुछ और एग्री मार्केट पर ही सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ किशन है नासिक से। जीरा 25,200 रुपये पे खरीदा है, अक्टूबर का वायदा है इनके पास। अब जानना चाह रहे कि क्या करें। बीरेन सर, क्या करना चाहिए? 25,200 की बाइंग है, अक्टूबर एक्सपायरी की, क्या करना चाहिए? जीरा में अब थोड़ा करेक्शन डाउन साइड का लग रहा है। अगर 24,400 24400 का स्तर ब्रेक होता है तो हम शायद इसको 23,800 देखेंगे। इसमें इंटरिम टॉप बन चुका है, मीन्स 25,800 26,200 का जो टॉप बना लास्ट मंथ में, वो फिलहाल टॉप बन चुका है। मार्केट सप्लाई साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शॉर्टेज वाली बात दिख नहीं रही मुझे। अब हमारे साथ बीबी मेहता साहब हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ईडी हैं। खाने के तेल की कीमतों पर इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या लग रहा है? दाम तो कम होने शुरू हो चुके हैं, हालांकि कंज्यूमर मिनिस्ट्री की साइट पे मैं देख पा रहा हूं तो रिटेल में दाम उस तरह से कम नहीं हुए हैं जितने दाम एक्सचेंज पे दिख रहे हैं या फिर मंडियों में दिख रहे हैं। क्या आने वाले समय में और कम होंगे रिटेल में दाम? सर जी, अगर आप दाम देखें तो इतने कम हो रहे हैं। अगर मई महीने में जो आरबीडी पामोलिन था $1,900, आज हो गए, आज की तारीख के $900 से डाउन बाय अबाउट $1,000। क्रूड पाम भी $1,000 कम हुआ है। सोयाबीन जो था 1950 था मई में, अभी आज 1300 हो गए। कल 1352 था, तो $50 कल और आज में निकल गए। और सेकंड सप्ताह को 1445 था, तो कम से $150 तो एक वीक में कम हुआ है। सेम इज द केस विद दी सनफ्लावर, उसमें भी डैम काफी कम इंटरेस्ट हुआ है। लोकल प्राइस भी इतनी गिर रही है, पर थोड़ा टाइम गैप रहता है, 10 के 15 दिन का गैप लगेगा ही। ओके, बिल्कुल। और आप देखिए आरबीडी पामोलिन मई और अब 3 महीने में क्या फर्क पड़ा, 4.5 महीने में 67,000 रुपये आरबीडी ऑल इन कम हुआ और अभी 96,000 है। सेम वे रिफाइंड सोया 42,000 रुपये कम हुआ और आज 1,23,000 है। सेम वे सनफ्लावर ऑल्सो जो 2 लाख के करीब था, अभी 1,40,000 है। 60,000 रुपया सनफ्लावर में भी निकल गए। तो सारे तेलों में इतने प्राइस गिरी है। और अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो जाए कि हम एमएसपी के नजदीक आ जाए सोयाबीन के लिए। खासकर सोयाबीन का जो दाम है अभी लगभग 5,000 के करीब पहुंच गए और एमएसपी है 4,300। बिल्कुल सर। तो उसके वजह से भी थोड़ा चिंता का विषय यही है कि भाई लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड ज्यादा है और साथ में ये साल का जो एकरेज है 12 मिलियन हेक्टेयर जो लास्ट ईयर जितना है, मगर क्रॉप अच्छी शेपिंग इज वेल और वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड क्रॉप दिस ईयर आल्सो एंड विद द कैरी फॉरवर्ड ज्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है कि भाई ये साल भी लास्ट ईयर का जो क्रॉप था, अभी अलग अलग नंबर है। गवर्नमेंट का 13 मिलियन था, सोफा का 12 मिलियन है और ट्रेड में कोई 11 मिलियन से भी कम बोल रहा है। जो भी है उससे ये साल क्रॉप तो अच्छा उतना ही आएगा, ये तो ज्यादा आएगा और साथ में कैरी फॉरवर्ड है, तो प्रेशर की वजह से और प्राइस गिर सकती है। ओके यानी और लोग हाँ जी रिटेल में दाम नहीं दिख रहे इस वजह से, क्योंकि दाम आने में वक्त लगता है रिफ्लेक्ट होने में, और इस वजह से नहीं रिटेल में भी जा रहा है नीचे, दाम रिटेल में भी जा रहा है। पर अभी जो 1,10-15 दिन में जो मार्केट गिरी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, उसकी इम्पैक्ट आने में हफ्ता 10 दिन लगेगा ही। चलिए सर, डेफिनेटली मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव है कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे माल मैंने महंगा खरीदा है तो मैं महंगा बेचूंगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे तो मार्केट का जो रेट चल रहा है उसमें ही बेचना है और बेचना ही पड़ता है। तो डेफिनेटली प्राइस नीचे गिरेगा और फेस्टिवल सीजन में कंज्यूमर को काफी राहत मिलने वाली है। ओके, चलिए आगे दाम और भी कम होंगे, फेस्टिव के हिसाब से आपके लिए बेहतर समय भी होगा, जब त्योहारों में मांग बढ़ती है उस समय दाम कम होंगे। सर, अब अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो अभी सूपा की तरफ से और आईबीपीए की तरफ से, दोनों की तरफ से आए थे। एक आईबीपीए चाह रहा है कि वायदा जो खाने के तेल में वायदा बंद हो गए थे उसको वापस से शुरू किया जाए, लेकिन सूपा विरोध कर रहे हैं। लेकिन कई सारे किसान संगठन ऐसे भी है, एफपीओज वगैरह, 2 किसान संगठन के लेटर है मेरे पास, वो चाह रहे हैं कि वायदा शुरू हो। सी की तरफ से आप लोगों का स्टांस क्या है? नहीं, हम चाहते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग होना जरूरी है, क्योंकि दैट्स ए प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, हेजिंग फैसिलिटी है
मगर जो कंट्रोवर्सी हो रही कि सोयाबीन में करे या न करे, तो हमारा मानने का जो इम्पोर्टेड ऑयल है, क्रूड पाम ऑयल एंड क्रूड सोयाबीन में, वो फ्यूचर ट्रेडिंग करना जरूरी है। अगर आप देखें 2 महीने में इतने प्राइस गिरी तो काफी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, सीपीओ इंपोर्ट में या तो सोयाबीन इंपोर्ट में। अगर हेजिंग फैसिलिटी होती थी तो उसको नुकसान नहीं उठाना पड़ता था। बड़े लोगों ने तो केएलसी के कहाँ भी अपना हेजिंग कर दिया होगा, और छोटे वाले को काफी तकलीफ हुई है। तो हम चाहते हैं सोयाबीन जो कंट्रोवर्सी ले, सोपा बोल रहे करे या न करे, उनको छोड़ दीजिए। और जहाँ कंट्रोवर्सी नहीं है सीपीओ और एसबीओ सोयाबीन में, वहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग इमीडिएटली चालू करना जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि एक ट्रांसपेरेंट मार्केट हो और लोगों को भी पता चल जाए, किसान हो या जो भी पार्टिसिपेंट्स हो। लेकिन आपको सलाह देना चाहेंगे, अगर जिस तरह से अभी एमसीएक्स पर कॉटन का वायदा शुरू हो रहा है, तो जितने भी वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं अपनी सलाह दे रहे हैं, तो आप सी की तरफ से क्या सलाह देना चाहिए, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कोई दिक्कत ना हो, और कैसे इसकी डेप्थ बढ़ाई जाए, क्योंकि वायदा बाजार की सबसे बड़ी दिक्कत खास करके एग्री वायदा की है, डेप्थ नहीं है, इस वजह से मार्केट में भाव है। अगर डेप्थ बढ़ा रहेगा तो कोई उस तरह की दिक्कत ही नहीं होगी। मैं आपके साथ सहमत हूँ, पर साथ में ये जो अपना वायदा क्यों बंद हुआ उसमें भी देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर जो अप्स एंड डाउन हुआ, जो डेली मार्जिन को डेली जो था वो 6% का जी फर्क हो रहा था, तभी सेबी और जो हमारे कमोडिटी एक्सचेंज ने एक्शन लेना जरूरी था, तब नहीं लिया। और तभी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग के वजह से मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, जो सही नहीं था, मगर तभी बंद हो गया। अभी दिसंबर तक का बंद होने का पूरी जो गवर्नमेंट बोल रही है कि दिसंबर के बाद सोचेंगे। तो वो भी एक ध्यान में लेना जरूरी है कि भाई जो गलतियां हुई है, जब बंद किया, वो फिर से गलतियां दोबारा नहीं हो जाए, और वॉल्यूम होना जरूरी है कि सारे प्लेयर को उसका बेनिफिट मिले। बिल्कुल सर, अगर जब तो वॉल्यूम नहीं होगा, मार्केट की डेप्थ नहीं होगी, तो सही प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी, फिर लू फॉल्स भी उसमें रह जाएंगे और फिर मार्केट की रिगिंग भी हो सकती है। तो बेहतर है कि सही तरीके से प्रोडक्ट आए और ज्यादा से ज्यादा जितने भी जुड़े हुए लोग हो, हर कड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट करे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जुड़े हुए लोग हैं, और किसानों की भी भागीदारी अब नए वायदा में उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह का ही वायदा जब रीलॉन्च हो तो इस तरह से लॉन्च हो, और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही लॉन्च हो। उसमें सेफगार्ड होना चाहिए ताकि तकलीफ न हो। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार आज सबसे ज्यादा एक्शन में है एग्री वायदा में, और सबसे हॉट कमोडिटी भी एग्री में बना हुआ है। जबरदस्त तेजी दिखा रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जीसीएल के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं अमित खरे। अमित जी, क्या लग रहा है, आप तो राजस्थान में हैं भी, और ग्वार में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार वहां पर राजस्थान में कम हुई है, क्या ग्रोथ को लेकर कुछ चिंता है, यील्ड को लेकर चिंता है, क्या लग रहा है? ग्वार की जो ये तेजी शुरू हो गई है, 20% के दाम बढ़ चुके हैं अगस्त के महीने से अब तक, क्या ये तेजी कहां तक जाती है आपको दिख रही है? जी सुमन जी, थैंक यू। जैसा कि इस बार नो डाउट राजस्थान में बारिश बहुत ही अच्छी हुई है, और बिजाई भी ग्वार की इस बार जो है बहुत ही बढ़िया हुई है। तो अभी जो रिसेंट का सिनेरियो है, एक्चुअल में अभी एक बारिश की जरूरत थी ग्वार की फसल के लिए, क्योंकि जो यील्ड है वो थोड़ा सा कम होती नजर आ रही है। अगर ये 10 से 15 दिन में एक बारिश होती है तो नो डाउट ये ग्वार सीड की फसल को काफी अच्छी रहेगी इसके लिए। तो अभी सारा का सारा जो दारोमदार है वो अगली 10 से 15 दिन के मौसम पे डिपेंड रहेगा। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ग्वार सीड जैसे अक्टूबर वायदा अभी 5080-5100 के आसपास है। तो मैं ट्रेडर्स को यही रिकमेंड करूंगा जिनके पास अभी ग्वार सीड है, उनको एक बार यहाँ पे अपना मुनाफा बुक करना चाहिए, हल्की सी बिकवाली करनी चाहिए। मेरे को लगता है प्राइस वापस 4950 के आसपास तक आएंगे, तो वहाँ पे यहाँ इसमें खरीदारी के मौके फिर से देखे जा सकते हैं। 4950 के आसपास ग्वार सीड में खरीदारी की जानी चाहिए। सेम वहीं पे अगर हम जैसे ग्वारगम की बात कर लें तो ग्वारगम भी जैसे आज 9999 का हाई अक्टूबर वायदे ने बनाया है, तो मेरे को लगता है जिनके पास है उनको भी यहाँ पे एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए। और भाव वापस फिर से 95, 9450, 9550 के आसपास तक आते हैं, तो वहाँ पे इनको फिर से पुनः एंट्री बनानी चाहिए। उसके लिए 10,200 तक के इसके टारगेट रहेंगे, और नीचे में 9300 रुपए का गम का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे मुनाफा बुक करें, और वापस अगर गिरावट मिलती है 1 से 2 दिन में तो वहाँ पे फिर से खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, शुक्रिया अमित जी, ये दोनों ही कॉल्स देने के लिए, ग्वार सीड और ग्वारगम का। चलिए फटाफट से अब सवाल लेंगे। गूगले महाराष्ट्र से 2 लॉट नेचुरल गैस 650 पे खरीदा है, 7000 पे 3 लॉट क्रूड है।
बीरेन सर क्या सलाह देंगे इनको? नेचुरल गैस और क्रूड दोनों खरीदारी है, 650 पे नेचुरल गैस, 7000 पे क्रूड। दोनों ही बेयर मार्केट है, तो मैं खरीदारी में प्रेफर नहीं करूंगा। इंट्राडे अगर काम करना है तो ऑप्शन का प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए। आप शॉर्ट जवाब दीजिएगा रवि जी। नेचुरल गैस 650, 7000 में क्रूड की बाइंग है, क्या करें? 618 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करें। अगर 618 के नीचे आज का क्लोजिंग आता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 640 तक के एक बाउंस बैक दिखनी चाहिए। ओके, सोनू मंदसौर से है, चने में कब तक आएगी तेजी? बीरेन सर क्या लग रहा है? एमएसपी के काफी नीचे है, 4200 4600 के आसपास मंडियों में है, 5230 का एमएसपी है, क्या करें? गवर्नमेंट सप्लाई काफी है और एमएसपी के नीचे गवर्नमेंट सप्लाई आ रहा है, तो तेजी का फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। ओके, रमेश पटेल है अहमदाबाद से, चांदी 54,700 रुपए पे खरीदा है, रवि जी क्या करें? होल्ड करें 54,300 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मेरा मानना है कि बार 55,000 तक के लेवल दिखने चाहिए, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली आप कर ले। अभी ये लेवल पे होल्ड कर सकते हैं। आखिरी सवाल, लेड में क्या करना चाहिए 10 सेकंड में? लेड फिलहाल बॉटम हो गया है, 182 तक आना चाहिए, ये 5-7 दिन का टाइम फ्रेम है। आपका रवि जी, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के फटाफट जवाब भी दिए। चलिए, तो कमोडिटी निवेश को यही समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।